डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर बन गए। बराक ओबामा साबिक सदर हो गए। बड़ा दिन है अमेरिका की तारीख में, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता रहा कि ना पोल्स कहते हैं, ना ही तज्जियाकार कहते हैं, ना ही मीडिया इनका हामी है और ये सब पर चढ़ दौड़ते हैं, ये नहीं जीतेंगे मगर ये जीते। और एक अजीम तकरीब का एहतमाम हमेशा किया जाता है जब भी अमेरिका का नया सदर हल्फ उठाता है। आज भी ये तकरीब हो रही है। इस तकरीब में आज तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हो रहे हैं। ट्रंप जहां इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के दौरान तनाज़ात में घिरे रहे, जीत के बाद भी तनाज़ात उनके साथ साथ ही रहे, यहाँ तक कि उनकी हल्फबरदारी इस्तकबालिया इफ्तिताही तकरीब की तैयारी भी तनाज़ात में घिर गई। इस्तकबालिया तकरीब की तैयारी और मेहमानों को मदऊ करना भी ट्रंप की टीम के लिए मुश्किल तरीन काम ठहरा, जो कि साबिका सदूर के लिए नहीं था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद से उनकी टीम मुसलसल जिद्दोजहद करती रही और मुसलसल तनकीद भी होती रही। इस्तकबालिया इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर कौन रजामंद है, कौन नहीं, कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनके कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। मुतादिद सेलिब्रिटीज़ ने खुलकर मना कर दिया, उनके एतराज़ात खुलकर सामने आए। आमतौर पर यह एजाज़ समझा जाता है सेलिब्रिटीज़ के लिए कि वो नौमुंतखब सदर की तकरीब में परफॉर्म करें, मगर ट्रंप के लिए सेलिब्रिटीज़ ने परफॉर्म करने से मना कर दिया। ट्रंप की टीम उनसे राब्ते करती रही और बहुत सौ की जानिब से उन्हें इनकार मिलता रहा। अक्सर सेलिब्रिटीज़ ने जनवरी के महीने में मसरूफियत का बहाना बना लिया, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ के अलावा इस तकरीब के रिवायती मार्च बैंड भी पीछे हट गया। किस किस ने आने से इनकार किया, उनमें कुछ बड़े मारूफ नाम नजर आते हैं। बहुत सारे अमरीकी गुलकार हैं जो नहीं आए, जिन्होंने मना कर दिया और साफ साफ इस हवाले से इनकार कर दिया, दावतनामा मनसूख कर दिया। गुलकार हों या फिर कंपोजर्स हों, और सब इस हवाले से इनकार करते नजर आए और बड़े बड़े गुलकार इस तकरीब में शिरकत नहीं की उन्होंने, जो कि ट्रंप के लिए कॉन्सर्ट हुआ था। खबरें हैं कि मुतादिद जो गुलकारा हैं, जिसमें सेलिन डियोन भी शामिल हैं, उन्होंने भी मना किया और कहा कि मेरा शेड्यूल का मसला है। इसके अलावा भी मुतादिद गुलकार आने से इनकार करते रहे। ट्रंप के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, जिसमें अब पहला चैलेंज ये भी नजर आ रहा है कि जहां मुतादिद सर्वे ये कहते नजर आते थे कि वो जीतेंगे नहीं, मुतादिद तज्जियाकार ये भी कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे। अब बहुत सारे तज्जियाकार हैं और सर्वे हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि ट्रंप इम्पीच हो जाएंगे, उनका मुआखजा होगा। आज की तकरीब की अहम बात यह है कि ट्रंप के लिए तकरीबन 8 लाख लोग आए हैं, मगर यही तकरीब जब सदर ओबामा के लिए हुई तो तकरीबन 18 लाख लोग शरीक हुए थे, अब से 8 साल पहले। शोबिस के कई बड़े नाम अमेरिका के नौमुंतखब सदर, उस वक्त के सदर बराक ओबामा के जश्न हल्फबरदारी की तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा करने आए थे, जबकि उसके बरस डोनाल्ड ट्रंप की जो ये तकरीब है वो भी उसी तरीके के तनाज़ात का शिकार रही है जिस तरीके से उनका इलेक्शन तनाज़ात का शिकार रहा था। साथ साथ हम आपको बताते चले कि अमेरिका के मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं और सर्वेज हैं वो क्या कह रहे हैं। ब्रूक सिम्पसन के मुताबिक 1973 में 80 कानूनदानों ने अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत नहीं की थी और उसके बाद सदर निक्सन को 1974 में मुआखजे का सामना करना पड़ा था। और बरतानवी जरीदा द इंडिपेंडेंट कहता है कि सट्टेबाजों के मुताबिक सदर ट्रंप के मुआखजे का इम्कान नजर आ रहा है, यानी कि अभी हल्फबरदारी की तकरीब हुई है, उससे पहले उनकी इम्पीचमेंट की बातें हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के सीनियर मारूफ तारीखदान नियाल फर्गूसन के मुताबिक, और उन्होंने कहा था गुज़िश्ता साल जून में पेशगोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत सकते हैं, बहुत बेहतर चांस है उनके इंतखाबात जीतने का, मगर अब वो समझते हैं कि इस बात का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 सालों में उनका मुआखजा हो सकता है, डेमोक्रेट्स अगले 2 सालों में वापस अक्सरियत में आ सकते हैं। इसलिए मुस्तकबिल में ट्रंप के मुआखजे का इम्कान बाकायदा तौर पर मौजूद है। एथिक्स लॉयर्स के मुताबिक भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा गया जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिसओन करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे जो मुनाफा आता है, अगर उसके बारे में कह भी रहे हैं कि वो उसे नहीं लेंगे, तो भी जो रेवेन्यूज़ हैं और जो दूसरे मामलात हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करेंगे। उनके जो बैरूनी दूसरे ममालिक में बिजनेसेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अपने होटलों में गैर मुल्की हुकूमतों के जरिए मुनाफा अतिया करेगी, ये ज़रूर कह दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में मुसलसल ये बात की जा रही है कि ट्रंप का जो मुआवजा है वो हो सकता है। साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अमरीकी
अवाम के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखती नज़र आती है। और ये जो गौर से देखती नज़र आती है इसमें सिर्फ अमरीकी अवाम नहीं बल्कि अमेरिका के अपने इत्तेहादी यूरोप भी इसमें शामिल है। सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि रशिया के हवाले से उनकी बिल्कुल अलग पॉलिसी नज़र आती है जो कि अमेरिका की तारीखी पॉलिसी रही है। और सिर्फ रशिया नहीं बल्कि चाइना के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है कि वन चाइना पॉलिसी, वो भी तब्दील होती नज़र आती है। उस पर भी मुसलसल तनकीद करते नज़र आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम आपके सामने कुछ मामलात इस हवाले से रखते हैं जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो पूरी दुनिया की नज़रें क्यों इस वक्त वाइट हाउस पर लगी हैं, क्यों पूरी दुनिया को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सारा का सारा मामला बदल सकते हैं और उनकी जो ट्रेडिशनल और रिवायती पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, वो सारी की सारी बदल सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वाइट हाउस पर जमी हैं जहां होने वाली तब्दीली को दुनिया उम्मीद से नहीं तशवीश से देख रही है। आलमी ताकतें, अमरीकी इत्तेहादी और अमेरिका के मुखालफिन सब ही अनजाने खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़, बयानात और रद्द-ए-अमल सामने आए हैं वो हैरान कुन है। जो दोस्त थे ट्रंप उन्हें नाराज कर रहे हैं, जो दुश्मन थे उन्हें गले लगा रहे हैं, जो गैर जानिबदार हैं उन्हें भी छेड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप माजी में इख्तियार की गई अमरीकी पॉलिसी से हटकर बयानात देते रहे हैं। अगर किसी ने तनकीद भी की तो इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि तनकीद करने वाला भी हैरान रह गया। कोई भी महफूज ना रहा, ना अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे और ना ही अमरीकी मीडिया। अलबत्ता इस पूरी सूरत हाल में अगर कोई खुश है या फिर मुतमईन है तो वो है अमेरिका का पुराना हरीफ रूस। हालांकि अमरीकी इंतखाबात के बाद से रूस बराक ओबामा इंतजामिया की सख्त तनकीद की जद में रहा। बराक ओबामा ने जब अमरीकी सदारती इंतखाब हैक करने के इल्ज़ाम में रूसी सिफारती अमले को मुल्क बदर किया कि उन्होंने हैकिंग की है और रूसी इदारों पर पाबंदियां लगाई, तो रूस सख्त रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोश रहा, जो सबके लिए हैरान कुन था। और अब रूस को ट्रंप के आने का इंतजार है और वो आ गए हैं। रूस की तरह एक और मुल्क को भी ट्रंप का इंतजार रहा और वो है इसराइल, जिसके खिलाफ जब सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर की गई तो अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए। और यह बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था कि क्या अमेरिका की पॉलिसी इसराइल को लेकर तब्दील हो रही है। जो अमेरिका के यूरोप में इत्तेहादी हैं, फ्रांस और दूसरे इत्तेहादी, वो इसराइल पर तनकीद का निशाना बनाते रहे। इसराइल की तरफ से शदीद तनकीद इन इत्तेहादियों पर होती रही। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिका पर करारदाद की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाया, यानी कि बराक ओबामा इंतजामिया पर। जवाब में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जॉन केरी ने करारदाद पर अमरीकी खामोशी के फैसले का दिफा किया तो फिर सिफारती कशीदगी बढ़ी। जो एब्सटेन किया था अमेरिका ने इस करारदाद से, बजाय इसके कि उसको वीटो करते, इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को इंतजार करने का मशवरा दिया। यानी रूस के साथ साथ इसराइल को भी डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार रहा। बात सिर्फ यहीं तक महदूद न रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया कि वो इसराइल में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलेम में मुंतकिल कर देंगे। यानी मुतनाज़ इलाके में अमरीकी सिफारत खाने की मुंतकली का मतलब है कि अमरीका इस इलाके को इसराइल का हिस्सा समझता है और इस इलाके को तारीखी तौर पर यह पॉलिसी नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप ये पॉलिसी रहते रहे हैं। रूस और इसराइल के अलावा दीगर ममालिक भी तशवीश से व्हाइट हाउस को देख रहे हैं। ट्रंप को ब्रेक्जिट के हवाले से बयानात पर भी तनकीद का सामना है। जहां अमरीका की ख्वाहिश थी कि ब्रेक्जिट ना हो, बरतानिया हिस्सा रहे पूरे यूरोपीय पार्टनरशिप का, वहां ट्रंप इसको वेलकम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि ये हुआ और दूसरे ममालिक को भी कह रहे थे कि वो भी यूरोपीय यूनियन छोड़ने का सोचें, उन्हें मशवरा दे रहे थे। बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने यूरोपीय यूनियन तोड़ने का ही मुतालबा कर दिया। बतौर मुंतखब सदर ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन कॉल्स की। उन कॉल्स में के जो टीवी इंटरव्यूज, उनके बयानात ममालिक के साथ तलखियों की वजह भी बने। अब अहम बात यह है कि यूरोप के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी है कि यूरोप को पूरे को इत्तेहाद में रहना चाहिए, मगर ट्रंप इसके खिलाफ बयानात देते रहे। अमरीकी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि हम वन चाइना पॉलिसी के पाबंद क्यों हैं। ये भी जो तारीख है उससे हटकर बात थी, क्योंकि अमेरिका के जो भी इख्तलाफात हों वन चाइना पॉलिसी पर वो अमल दरामद करते हैं। मगर ट्रंप ने कहा कि हमें चीन से तिजारत समेत दीगर मामलात पर मुआहदे करने चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के सदर से उस हवाले से बात भी की, जिसके बाद से चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ। चीन की तरफ से बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए गए। जवाब में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने खबरदार किया कि वन चाइना पॉलिसी में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताइवान के सरबराह से बात करने को चाइना ने पसंद नहीं किया। उस वक्त की अमरीकी हुकूमत यानी बराक ओबामा की इंतजामिया खुद परेशान नजर आई कि ट्रंप की तरफ से ये जो काम किया गया है और चाइना की तरफ से कहा गया कि अगर वन चाइना पॉलिसी में मुदाखलत की गई या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि माजी में तमाम अमरीकी साबका हुकूमतें, चाहे वो रिपब्लिकन की हो या डेमोक्रेट्स की, 1979 से वन चाइना पॉलिसी पर कायम रही हैं।
तो जहां रूस के हवाले से अलग पॉलिसी, इसराइल के हवाले से एक अलग पॉलिसी, जो हालिया इंतजामिया की शिफ्ट है उससे अलग पॉलिसी, चाइना के हवाले से भी एक अलग पॉलिसी नजर आती है। फिर यूरोपीय ममालिक जो अमेरिका के करीब समझे जाते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के फैसले पर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया ने ठीक किया क्योंकि यूरोपीय यूनियन टूटने के दिहाने पर है। दीगर यूरोपीय ममालिक भी बरतानिया की तरह यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएं। यूरोपीय यूनियन के खात्मे की बात पर तमाम अहम यूरोपीय ममालिक का सख्त रद्दअमल सामने आया, जो कि आमतौर पर अमेरिका के किसी नौमुंतखब सदर के बयान के जवाब में नहीं आता। जर्मन चांसलर ने कहा कि हम यूरोपियों की तकदीर खुद हमारे हाथों में है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोप को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए उसे किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन तोड़ने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप नेटो के खात्मे के भी हामी हैं। इशारा दे चुके हैं कि ये इत्तेहाद, इसका कोई फायदा नहीं रह गया, ऑब्सोलीट हो गया है। यानी वो इत्तेहाद जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असरात को रोकने के लिए कायम किया था, अब उस इत्तेहाद को खत्म करने की बात करते हैं और उसी रूस के हक में और उसके करीब आने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को खत्म करने का इशारा दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप नेटो को फरसूदा और नकारा करार दे चुके हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं और कह चुके हैं कि नेटो के 28 अरकान में से ज्यादातर अपने बकाया जात ही अदा नहीं करते। ये अमेरिका के ऊपर बोझ है। ये इत्तेहाद बहुत पहले वजूद में आया मगर दहशतगर्दी खत्म करने में नाकाम रहा, इसलिए ये इत्तेहाद बेकार हो चुका है। इसी तरह ट्रंप ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पर मुहाजिरीन को जर्मनी आने की इजाजत को तबाहकुन गलती करार दिया। जब मुहाजिरीन आ रहे थे, सबसे ज्यादा तारीफ जर्मनी की हो रही थी और सारी दुनिया कर रही थी, तो ट्रंप थे जो तनकीद कर रहे थे। जवाब में जर्मनी का सख्त रद्दअमल सामने आया और जर्मन चांसलर ने कहा कि बगैर सोचे समझे अमरीकी मुदाखलत की वजह से पनाह गजीनों के बहरान ने जन्म लिया है। ये वाइस चांसलर की तरफ से कहा गया। इसके अलावा ईरान के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा गैर वाज़ेह है, क्योंकि सदर ओबामा ने ईरान से पाबंदियां कम की, ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ बढ़े, मगर ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर नजरसानी का इशारा दे चुके हैं, इसको शदीद गलती करार दे चुके हैं। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी क्या होगी ये भी गैर वाज़ेह है, मगर इस हवाले से जो ट्रंप के बयानात हैं उसमें उनके इस फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट को मस्बत लिया जाता है कि वो अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं, किसी हुकूमत को हटाने के लिए अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं, शाम में के अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं, दाइश को कमज़ोर, दाइश जिस तरह मजबूत हो गई अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से उसके खिलाफ है। ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी पॉलिसी के बरखिलाफ शाम में बशारुल असद हुकूमत की हिमायत और दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का इशारा दे चुके हैं। ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से दोस्त हों या दुश्मन सभी परेशान हैं। इस हवाले से साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप को मोहतात होने का मशवरा दे चुके हैं। ये वो सब कुछ है जिसकी वजह से कहा जाता है कि ट्रंप के आने यहाँ नर्वस नजर आती है। व्हाइट हाउस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं, तब्दीली वहाँ हो चुकी है। आलमी ताकतें, अमरीकी इत्तेहादी, अमरीका के मुखालफिन सभी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं और कुछ अहम और मजीद नुक्ते हैं, उस पर जरा हम नजर डालेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोनाल्ड ट्रंप की पहली तकरीर कुछ अहम बातें कर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इंतजामिया से दूसरी इंतजामिया की तरफ इक़्तिदार की मुंतकली नहीं बल्कि को ताकतवर किया। अब अपनी फौज को ताकतवर करेंगे, जो हमारे मुफाद में होगा वो करेंगे और जिससे अमेरिका और अमेरिकी अवाम का मुफाद वाबस्ता होगा वो किया जाएगा। किसी को खौफजदा नहीं होना चाहिए, हम सबको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हमने अपनी सरहदों की बजाय दूसरों की इस सरहदों की हिफाजत की। ज़ाहिर है अमेरिका की पॉलिसीज़ रही हैं, मुख्तलिफ जो बरे आज़म हैं, जो खित्ते हैं, उसमें उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से भी, इत्तेहाद बनाने के हवाले से भी, नेटो इत्तेहाद हो, जापान, साउथ कोरिया, मुख्तलिफ जो दूसरे ममालिक हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं कि जी अपनी हम हिफाजत करेंगे, बाकी दुनिया अपनी हिफाजत करे। नेटो का इत्तेहाद हो या दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद हो, वो सारे अपनी अपनी खुद हिफाजत करें। इमदाद किसी दूसरी फौज को नहीं दी जाएगी, जो इमदाद देंगे वो अपनी ही फौज को हम मजबूत करेंगे, ना कि दूसरों की फौज को हमारी तरफ से मजबूत किया जाए। और जो ये सख्त बात की कि हम बुनियाद परस्ती, इस्लामी दहशतगर्दी को दुनिया से मिटा देंगे, ये जो जुमला है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। मुईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि पहले तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर में जो बातें करते हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो बातें करते हैं, जैसे ही सदर बनेंगे बदल जाएंगे। नौमुंतखब हो गए,
जो बातें वो उस वक्त किया करते थे, जिस तरीके से मीडिया और मुखालिफिन पर अटैक किया करते थे, जो बातें वो रशिया, चाइना और यूरोपीय इत्यादियों के हवाले से किया करते थे, वही करते रहे। फिर आज जब उन्होंने हल्फ लिया है तो अगर मुमालिक के नाम नहीं भी लिए तब भी वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ देखेंगे, अपनी सरहदों की तरफ देखेंगे। क्या अमेरिका जो दुनिया भर में जो पॉलिसीज़ हैं इत्तेहाद बनाने की, इंटरवेंशंस करने की, हुकूमतों को हटाने या चलाने की, उससे पीछे हटने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे हटा देंगे। अगर वो कह रहे हैं कि दूसरी फौजों को हमने मजबूत किया, इम्तियाज देके अपनी फौज को मुतासिर किया, तो ये पॉलिसी बदल देंगे। मुइज़ यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। मुइज़ यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। कैंपेन से लेके प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर तकरीर से लेके आज की तकरीर तक आपको लगता है ट्रंप अमेरिका को जो मुख्तलिफ पॉलिसीज रही, उनकी इंटरवेंशंस के हवाले से भी और इत्तेहाद के हवाले से भी, जो उनके इत्तेहाद हैं, नेटो हो या फिर दूसरे ममालिक की प्रोटेक्शन के हवाले से, सबसे पीछे ले जाएंगे, आइसोलेशन की तरफ ले जाएंगे? देखिए शाहजेब, अभी एक तो पहली बात है कि कबल वक्त है कहना। आज की तकरीर तो उनकी काफी हद तक मुस्बत थी। एक आध बात उसमें वो रेडिकल इस्लाम के हवाले से मेरे नजदीक कुछ खदशा है उस पर, लेकिन अमूमी तौर पे तकरीर जो है वो मेरे नजदीक जो पहले बातें हो रही थी उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ पॉलिसीज अब उस तरफ चलेंगी जहां बहुत से लोग कहते हैं कि जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की बुनियाद जो है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। बाकी जो खारजा पॉलिसी की बातें वो सारी उससे निकल रही हैं। जब वो नेटो की भी बात करते हैं, जब वो बात करते हैं कि जापान, साउथ कोरिया वगैरह इतने अहम शायद ना हो, उनका मकसद बार बार ये है कि अमेरिका जो है वो अपने अखराजात कम करे, वो दुनिया पे अखराजात ना करे, अपने मुल्क पे अखराजात करे। और यही मैसेज है जिसने उनको वोट दिलवाए हैं। यही अमेरिका की मिडिल क्लास और अमेरिका की जो मिड वेस्ट के लोग हैं जो शहरों में नहीं रहते, वो यही बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया का जो हमने जो उनके वहां एक ग्लोबल शेरिफ बने हुए हैं, पुलिसमैन बने हुए हैं, उनसे हटे, अपने मुल्क को देखें। तो ये बात उनकी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि यही बात उनको जो वोट दिलवा रही है या जितनी भी उनकी मकबूलियत रही है वो इस वजह से है। इसकी बुनियाद पे खारजा पॉलिसी में भी तब्दीलियां आएंगी। मशरिक वस्ता में आप देखेंगे मेरे नजदीक अमेरिका की इंगेजमेंट किसी हद तक कम होगी, और बाकी जितने भी इनके इत्तेहाद हैं दुनिया के, वहां भी ये अपने एलाइज को, अपने इत्तेहादियों को कहेंगे कि आप अपने अखराजात खुद करें, अमेरिका पे इन्हिसार कम करें। तो ये एक पॉलिसी की सिमत मेरे नजदीक नजर आएगी, और उससे बहरहाल फिर बाकी ममालिक भी रद्द अमल दिखाएंगे। यूरोप में भी रद्द अमल होगा, मुस्लिम ममालिक में भी होगा। तो तब्दीली तो आएगी अगले 4 साल में उमूमी तौर पर दुनिया में, इसमें कोई शक। जब ये इमदाद देना, दूसरी फौजों को इमदाद देना, या फिर ममालिक में जो अलायंसेज हैं उसमें किरदार अदा करना, जाहिर है अमेरिका के पैसे खर्च होते थे मगर अमेरिका को इन्फ्लुएंस भी मिलता था। EU में एक इन्फ्लुएंस है, साउथ कोरिया, हर जगह एक इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस भी फिर खोएगा नहीं अगर ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखेंगे और ये देखेंगे खर्चा हमारा कहाँ हो रहा है, बजाय इसके कि असर अंदाज हम कहाँ है। ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है, और यही बात बारहा हो रही है कि ठीक है इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात समझ आती है, लेकिन फिर अमेरिका का जो एक दुनिया के लीडर का रोल है उसका क्या होगा। आखिर अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो रूस, चीन, बाकी ममालिक को जगह फिल करने के लिए सामने आएंगे। तो फिर अमेरिका क्या इस दुनिया का वाहिद लीडर रहेगा या नहीं, यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। और एक जो तजाद है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच या पॉलिसी में, वो मेरे नजदीक यही है कि आप इकोनॉमी अंदर तो अपने आप को देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहां आलमी मंडी जुड़ी हुई है, बिल्कुल आप छुप के अपनी तिजारत नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको दुनिया के साथ चलना है, और अगर दुनिया का लीडर पीछे हट जाए तो फिर बाकी दुनिया के ममालिक पर बहुत से असरात होते हैं। तो यही एक खदशा है जिसकी बारहा बात हो रही है, लेकिन अभी कबल वक्त है ये कहना कि ये इसको किस तरह बैलेंस करते हैं इस तजाद को। साहब बहुत शुक्रिया, मुइज़ यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे कि दिलचस्प होगा, कबल अज़ वक्त ज़रूर है मगर पॉलिसीज़ में ज़रूर आएगी। ट्रंप की जितनी भी बातें हैं वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के हवाले से, और जाहिर है जब वो ये कहते हैं कि EU को टूट जाना चाहिए, बरतानिया निकलता है जब अलायंस से तो कहते हैं अच्छा हुआ, बाकी भी कंसिडर करें। तो उसमें मसला यह है कि उन्होंने अपने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से जितने भी ट्रेड अलायंसेज हैं, खुद अमेरिका के अंदर नाफ्ता, दूसरे अलायंसेज, उनके खिलाफ बोले हैं कि ठीक नहीं है, अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जब खुद अमेरिका में ट्रेड अलायंस के खिलाफ है तो यूरोप में वो कैसे पीच कर सकते हैं। तो जो यूरोप के अंदर भी ट्रेड अलायंस के खिलाफ उनका नुक्ता है वो इसलिए कि वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से खुद अमेरिका में इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हैं। आज बराक ओबामा साबिक सदर हो गए हैं मगर 8 बरस तक दुनिया के बासिर तरीन शख्स रहे हैं। उन्होंने जो फैसले किए उसने दुनिया पर गहरे असरात मुरतब किए, जो ना कर सके इसने भी दुनिया पर गहरे असरात मुरतब किए। ट्रंप को लेकर जो बात हो रही है कि बहुत कुछ बदलेगा उनकी खारजा पॉलिसी में, वहां एक अहम बात यह है कि ट्रंप ये कह चुके
कि जो क्यूबा में जेल है ग्वांतानामो वो उसके हामी है। वो टॉर्चर के हवाले से भी, जो कि आम ओबामा की पॉलिसीज के खिलाफ थी कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ये काम ठीक नहीं है, उसके भी हामी नजर आते हैं। क्या ओबामा इस चीज़ में नाकाम हुए? वो उनकी कैंपेन का हिस्सा था ये बात कि वो इस जेल को बंद कर देंगे, लेकिन बंद ना कर सके। तादाद जरूर कम कर गए लेकिन बंद ना कर सके। और आज हम आपको बताते चलें कि व्हाइट हाउस की ट्वीट के मुताबिक आज उनकी तरफ से कहा गया कि हम कर सकते थे, हमने किया, 8 साल तक साथ देने का शुक्रिया। हम आपके सामने बराक ओबामा के 8 साल के दौर का मुख्तसर सा जायजा रखते हैं। क्या चीजें थी जो वो नहीं कर सके और उन्होंने वादा किया था, और वो जो वो कर सके। बराक ओबामा 8 बरस में 2 वादे पूरे ना कर सके। ये वादे उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए। 8 बरस में बावजूद कोशिश के वो इन पर अमल ना कर सके। अफगानिस्तान से जंग का को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना, फौजियों की वापसी और दुनिया भर में अमेरिका की बदनामी का बाइस बनने वाली ग्वांतानामो बे जेल यानी इसे बंद करना। सदर बनने के बाद बराक ओबामा ने अज़म किया कि 2014 तक अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला ली जाएंगी, मगर ऐसा ना हो सका। अफगानिस्तान अमेरिका के लिए अब भी एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही बराक ओबामा ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इस जेल को बंद करने का वादा किया और बाद में भी बार बार ये वादा दोहराते रहे, कहते रहे कि इसको बंद किया जाएगा। 8 साल बीत गए, ये जेल बंद ना हो सकी। यहाँ होने वाले मजालिम पूरी दुनिया में की बदनामी की बड़ी वजह बने। 9/11 के बाद क्यूबा के जजीरे ग्वांतानामो बे में कायम की गई जेल में दुनिया भर से अमेरिका से मतलूब अफराद को लाया गया। अमेरिका से बाहर जेल इसलिए कायम की गई क्योंकि यहाँ होने वाले मजालिम पर अमेरिकी शहरी एतराज ना उठा सकें, इंसानी हुकूक और टॉर्चर के खिलाफ अमेरिकी कवानीन लागू ना हो, तो अमेरिका से बाहर बनाई गई। यहाँ कैदियों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया गया, वाटर बोर्डिंग की गई, कई घंटे जगाना, तेज और मुसलसल मौसीकी सुनने पर मजबूर करना, सख्त सर्दी में बरहना रखना। इन मजालिम की तस्वीर दुनिया भर में आई तो अमेरिका पर तनकीद की गई। खुद अमेरिकी फौजियों की तरफ से कहा गया कि ये जेल ग्वांतानामो बे जेल में होने वाले मजालिम की वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। दहशतगर्दों को मदद मिलती है, उन्हें नए अफराद को वरगलाने में आसानी होती है। खुद बराक ओबामा भी यही समझते रहे और कहते रहे, मगर वो ये कैद खाना बंद ना कर सके। अलबत्ता कैदियों की तादाद कम करने में ज़रूर कामयाब हुए और आखिरी वक्त तक मुख्तलिफ ममालिक में कैदियों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद इस जेल में कैदियों की तादाद 700 से कम होकर 41 रह गई है। ओबामा इंतजामिया की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि इस जेल से कैदियों की तादाद 0 कर दें, बंद कर दें, मगर यह ना हो सका और अब ये शायद हो भी ना सके, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ इस जेल को जारी रखने के हामी हैं, बल्कि वो यहाँ मजीद कैदी भरने का ऐलान कर चुके हैं, टॉर्चर के हामी नजर आए हैं और जेल के साबिक निगरान जनरल जॉन केली को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का सरबरा भी मुकर्रर कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स को भी एहसास है कि ओबामा का ये वादा ही रह जाएगा, इसलिए मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों में 1 हफ्ते पहले 40 डेमोक्रेट्स पार्टी अरकान ने सदर ओबामा को खत लिखा। बरतानवी जरीदे गार्जियन के मुताबिक डेमोक्रेट सरकार कांग्रेस ने लिखा कि अगर ओबामा ने ग्वांतानामो बे जेल को बंद करने का अपना अहद पूरा ना किया तो यहाँ ट्रंप इंतजामिया के तहत तशद्दुद बढ़ने का शदीद खदशात हैं, जो उनकी बातों से और दावों से नजर आता है। ओबामा जाते जाते अपने तमाम तर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस जेल में मौजूद कैदियों को यहाँ से मुंतकिल कराएं और फिर जाते जाते आखिरी दिन बराक ओबामा ने कांग्रेस के नाम खुले खत में अपील की कि वो इस जेल को बंद कराए, मगर ये सब रायगा गया। अब खुला रहेगा, जो बराक ओबामा की एक बड़ी नाकामी है। मगर ट्रंप क्या करेंगे? जो कुछ वो कहते रहे अपनी कैंपेन में इस जेल के हक में, टॉर्चर के हक में, क्या उसको जारी रखेंगे? और बराक ओबामा अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियां लेकर आए, जिसके लिए उनकी तारीफ हुई। उन्हें स्टेट्समैन कहा गया कि अपने दूसरे दौर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जिनको भी ट्रंप कह रहे हैं कि रिवर्स कर देंगे। बराक ओबामा ने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए कई अमरीकी हरीफों को हलीफ बनाया। क्यूबा के साथ 28 साल बाद ताल्लुकात बेहतर किए। 1928 के बाद क्यूबा का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर बने। इसी तरह अमरीका के एक और हरीफ ईरान के साथ भी कुर्बत बढ़ी। दोनों मुल्कों में तकरीबन 37 बरस की सिफारती सर्द मोहरी के बाद ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार तो नहीं हुए, मगर तनाज़ा किसी हद तक कम हुआ। ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघली। अप्रैल 2015 में ईरान और आलमी ताकतों में जौहरी मुआहदा हुआ, मगर ट्रंप इस मुआहदे के खिलाफ हैं, इसे भी रिवर्स करना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ओबामा जापान के शहर हिरोशिमा भी गए। ये वो शहर है जिसे अमेरिका ने ही दूसरी आलमी जंग के दौरान इस पर एटम बम का इसे निशाना बनाया, और एटमी हमले के बाद अमेरिका और जापान के ताल्लुकात तो बहाल रहे, मगर कोई अमेरिकी सदर
इस जगह नहीं गया। इस जगह जहां पर निशाना बनाया गया था एटम बम से और लाखों लोगों को निशाना बनाया गया था, इसकी यादगार पर नहीं गया। इस आने के बाद 11 अमरीकी सदूर मुंतखब हुए, मगर कोई भी हिरोशिमा नहीं गया। बराक ओबामा गए और वहां जाकर उन्होंने तारीखी अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम तारीख की आंखों में आंखें डालकर पूछें कि हम ऐसा क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं कि जिससे इस तकलीफ को दोबारा बर्दाश्त करने से बचा जा सके। और फिर इसी दौरे के बाद जापान के वजीर आजम भी दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानी फौज के हमले का निशाना बनने वाली पोर्ट पर्ल हार्बर का दौरा किया, जिसके जवाब में ही अमेरिका ने एटम बम हमला किया था जापान पर। बराक ओबामा दौर में जहां अमेरिका अपनी रिवायती हलीफों से करीब आया, वहीं अमेरिका अपने हलीफों से दूर भी हुआ। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में करीबी दोस्त समझा जाने वाला मुल्क सऊदी अरब ताल्लुकात माजी जैसे नहीं रहे इसके साथ, और कशीदगी नजर आई। लगने लगा कि कहीं ना कहीं सर्द मोहरी है। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने पर सऊदी अरब खुश नजर नहीं आया। खबरें सामने आई कि ओबामा इंतजामिया ने सऊदी अरब को साफ पैगाम दे दिया है कि वो अब मजीद मशरिक़ वस्ता के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इसी तरह आखिरी अयाम में बराक ओबामा की इसराइल पॉलिसी में बड़ा फर्क दिखाई दिया। इसे भी रिवर्स करना चाहते हैं ट्रंप। यहाँ पहली बार इसराइल के खिलाफ सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की और अमेरिका ने उसे वीटो नहीं किया। अमेरिका खामोश रहा। ट्रंप ने इस बात पर भी तनकीद की, इसराइल ने भी की। बात यही खत्म नहीं हुई। बाद में इसराइली वजीर आजम के इल्जाम तराशियों के जवाब में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मैदान में आए। जॉन केरी ने कहा कि करारदाद को वीटो ना करने के फैसले का दिफा करते हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान सिफारती कशीदगी भी देखने में आई। इसके अलावा बराक ओबामा ने अमेरिका के लिए एक खतरा कम किया। इसमें कोई शक नहीं कि 9/11 के बाद सदर बुश की तरह ओबामा के दौर में भी अमेरिका की सरजमीन पर कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने अलकायदा की कमर तोड़ी और ओबामा को इसका सहरा भी जाता है। कई बड़े रहनुमा मारे गए, कई पकड़े गए, बाकी छुपते फिर रहे हैं। और 2 मई 2011 को अमेरिका को सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब इंतहाई मतलूब उसामा बिन लादेन अमेरिकी कार्रवाई में मुबैना तौर पर मारा गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, इराक और शाम में की गई कार्रवाइयों ने अलकायदा की कमर तोड़ दी, मगर बराक ओबामा इंतजामिया ने अपने लिए एक बड़ा खतरा दाइश की सूरत में भी पैदा किया। शाम में अमेरिका ने दाइश को मजबूत बनाया और इस बात का एतराफ़ अमरीकी अखबारात ने किया कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका ने बागियों की हिमायत की, उन्हें असलाह और तरबियत दी और वो आखिर में दाइश के हाथ लगा। इसके अलावा बराक ओबामा इंतजामिया ने इराक में ऐसे हालात पैदा किए कि दाइश के लिए राह हमवार हुई। दाइश ने 2014 में मोसुल में समेत इराक के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और ये सब नतीजा करार दिया जाता रहा अमेरिकी पॉलिसियों का। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को रिवर्स करेंगे, रशिया के साथ मिलकर दाइश का खात्मा करेंगे, मगर यूरोप के खिलाफ हैं। कुछ लगता है कि पॉलिसी में तब्दीली आएगी। जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, अमेरिका और दीगर कई ममालिक इस वक्त देख रहे हैं। एक अहम बात जो कि ओबामा इंतजामिया के दौर में हुई वो ये कि एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मसला बगैर अमेरिका की मौजूदगी के हल हुआ और हल होता नजर आया। सीज फायर हुआ सीरिया में, तुर्की और रूस ने मिलकर किया बगैर अमेरिका के, जिसको पर तनकीद हुई कि बहुत अरसे बाद है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक ऐसी जंग में जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, मगर अमेरिका की मर्जी के बगैर या इन्वॉल्वमेंट के बगैर। अब देखना होगा कि ट्रंप किन पॉलिसीज़ को जारी रखते हैं, किन को नहीं रखते। ऑलमोस्ट ऑपोजिट कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों के वो मुखालिफ नज़र आते हैं। वो किस हद तक इसको आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 2016 में अमेरिका ने तकरीबन 26,171 बॉम्ब गिराए, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में की कार्रवाइयों में ये ओबामा के सर रहेगा। ये बात कि काफ़ी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो उनकी फ्लॉप होती नज़र आई। साथ ही ग्वांतानामो बे जेल में एक वक्त में 800 कैदी थे, अब महज 41 रह गए। ये ओबामा का खत कहता है, हम आपको बता रहे हैं। ज़रा अपडेट, कांग्रेस से जेल बंद करने की मंजूरी ना मिल सकी, जेल से अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा। बराक ओबामा का स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान को खत। वादे के बावजूद 8 साल के दौरान ग्वांतानामो जेल बंद ना कर सके ओबामा का एतराफ़ ये अभी हमें मौसूल हुआ। हम बात भी कर रहे थे और ओबामा ने इस बात का एतराफ़ किया कि वादा उन्होंने किया था मगर ये वादा वो पूरा ना कर सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। आप मनाजिर देख रहे हैं, बराक ओबामा कैपिटल से रवाना हो गए, रुखसत किया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया ने। बराक ओबामा और उनकी अहलिया को, अमेरिका में ये ट्रेडिशन है, टाइम बड़ा तेज़ी से गुजरता है। अब से 8 साल पहले बराक ओबामा और उनकी अहलिया, सदर बुश और उनकी अहलिया को खुदा हाफिज़ कह रहे थे और अब यही मनाजिर इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त गुड बाय कहा गया और सदर ओबामा
चले गए कैपिटल से। इस वक्त ये मनाज़िर आप देख रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महज़िब ऐवान की। आज सिंध असेंबली के इजलास में वो कुछ देखने और सुनने को मिला जिसकी कभी भी किसी महज़िब शख्स से उम्मीद नहीं की जा सकती। कैसे ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया वो आज नज़र आया। इनफैक्ट कैसा ऐवान, कैसा तकद्दुस। इजलास के दौरान तो गैर महज़िब अल्फाज, ज़ूमाइनी बातें, अजीब रवैये, खातून मेंबर के साथ तहजीबी सब कुछ देखने को मिला। और डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था। फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी और सूबाई वजीर इमदाद पताफी के दरमियान जिस तरह जुमलों का तबादला हुआ वो काबिले मजम्मत है। तहजीब से हट कर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर लोग मज़े लेते रहे, असेंबली में मौजूद लोग हंसते रहे। और अफसोस का मकाम तो यह है कि डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा जो खुद खातून हैं वो मुस्कुराती रहीं, बजाय इसके कि इस बात का नोटिस लेती या दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात का नोटिस लेते, वो मुस्कुराते रहे, मज़े लेते रहे, आवाज़ें कसते रहे। और ये सब कुछ उस पार्टी के रहनुमा करते रहे जिसकी सरबरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उस पार्टी के रहनुमा करते रहे जो इस बात पर फ़ख्र महसूस करती है कि वो तो वुमेन एम्पावरमेंट के हामी हैं, जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ बिल की बात करते हैं, जो कहते हैं कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए। मगर उस पार्टी के सरबरा इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, कोचर आसिफ जरदारी साहब हैं। लेकिन उस पार्टी के रहनुमा ये बात करते रहे। क्या कुछ हुआ आपको भी दिखाते हैं। कंपनी खर्च कर दिया या सिंध गवर्नमेंट खर्च कर दिया? कंपनी में गवर्नमेंट पैसे डालती है, वे बनाते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैडम साहबा को समझ नहीं आ रही। पता नहीं किसी को कैसे पता चला कि रॉकेट मिनिस्टर है, या तो रॉकेट उसने देखा है या कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। किसी ने कल ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है। मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर साहब पढ़कर सुनाएं इस आंसर को, मुझे मुश्किल हो रही है पढ़ने में। मैडम रस्सी जल गई, बल नहीं गया, एक ही बची है और इसको सिर्फ काविश अखबार में आना है कि मेरा फोटो छपे। ये इस असेंबली की ड्रामा क्वीन है जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। आप तशरीफ रखे ड्रामा क्वीन में पढ़ लो या मेरे चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दूं। आप खामोश हो गई तो असेंबली का अवसर खत्म हो जाए। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में आए? जिस मैंने खेज अंदाज में कही जाती है दुनिया बेवकूफ नहीं है। चैम्बर का नाम लेना जरूरी है, वो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को कोई ठीक नहीं कर सकता। दूसरे मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री देख लेनी चाहिए। उसकी जो मिनिस्ट्री आज तक हमें पता नहीं कि उसको मिनिस्ट्री क्या मिली हुई है। बेचारा मिनिस्टर बन के झंडे लटका घूम रहे। जेके भी रूल्स हैं वो ही ना, तहरीक का माइक बंद है, माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। मैं मेहरबानी करती हूँ और कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रही। ये क्या बात हुई? शी करण जे को वो आसान। मेरे ख्याल में आपको राइट है कि ऐसे मेंबर को असेंबली से बाहर निकाल दें। अफसोस का मकाम है ये आज सब कुछ सिंध असेंबली में होता रहा। खातून स्पीकर का किरदार अदा कर रही थी, उनकी तरफ से भी इस काम को नहीं रोका गया। मुस्लिम लीग फंक्शनल की खातून रुकन असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ने इमदाद पताफी को इंग्लिश में जवाब पढ़ने के लिए कहा और उस पर जो जवाब दिया गया ये बड़ा अहम है जानना कि नुसरत सहर अब्बासी को जो भी जवाब दिए गए वो महज इसलिए थे कि वो खातून है, या इमदाद पताफी साहब ये सारी बातें उस वक्त भी करते अगर उन पर यही एतराज़ और इसी तरीके से अंग्रेजी में पढ़ने की बात किसी मर्द रुकने असेंबली ने भी की होती। जहां पर सवाल उठता है कि इस पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने यह सही किया या गलत। जरा सुनिए कि क्या यही जवाबात और यही बातें इमदाद पताफी इन्हीं बातों पर किसी मर्द रुकने असेंबली से भी कहते हैं। इमदाद पताफी ने जवाब दिया कि मेरे चैम्बर में आ जाएं, पढ़कर सुना दूंगा। नुसरत सहर अब्बासी ने मीरपुर खास रोड से मुतालिक सवाल किया जिस पर इमदाद पताफी ने जवाब में मौसम है आशिकाना और ड्रामा क्वीन कह दिया और बहुत कुछ कहते रहे और बाकी अरकान महसूस होते रहे। इन तमाम गुफ्तगू के दौरान तैमूर तालपुर आवाज़ें कसते रहे। एक अजब माहौल देखने को मिला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान अपने वजीर आला की मौजूदगी में इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। ना वजीर आला बोले ना दूसरे सीनियर रहनुमा इस बात पर बोलते नजर आए। मौसम है आशिकाना, चैम्बर में आ जाएं, रस्सी जल गई बल नहीं गए, ये बातें अगर यही सवाल और यही बातें किसी मर्द रुकन ने उठाई होती तो क्या इमदाद पताफी साहब यही जवाब देते और दूसरे जो मेंबर हैं वो इसी किस्म का रिएक्शन दे रहे होते। ऐवान का एहतराम कहाँ गया, ख़वातीन का एहतराम कहाँ गया? वज़ीर आला वहाँ बैठे थे, मुस्कुराते रहे, बाहर से पढ़े हैं, बड़ी बातें की जाती हैं उनके बारे में कि बड़े एजुकेटेड इंसान हैं। वो
इस तमाशे में कुछ क्यों ना बोले। एक तमाशा होता रहा, सब देखते रहे। सिर्फ सिंध असेंबली में ही खवातीन को मसाइल का सामना नहीं, अहम बात यह है कि क्या ये एक कल्चर बनना है या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर इस मुल्क में खवातीन आगे बढ़ रही हैं, मर्द के शाना बशाना आने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या इस कल्चर को एक नॉर्मल बात के तौर पर लेना चाहिए। सरकारी इदारों में भी उन्हें हिरासा किया जा रहा है। रियासती टीवी चैनल में 1 साल के अंदर खवातीन को हिरासा किए जाने के 2 वाक़यात सामने आए हैं। रियासती टीवी की 2 एंकर्स की शिकायत सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उनके डिपार्टमेंट हेड के जानिब से जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। बात यह है कि जो उन्हें जवाब दिया गया वो ये कि जब हिरासा किया जा रहा था तो उस वक्त आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से सवाल पैदा होता है कि एक कल्चर है, इस कल्चर को जन्म देना है कि जिसमें खवातीन के लिए लाजमी समझा जाए कि हिरासा किया जा रहा है तो आप नौकरी छोड़ देती। इस हवाले से आज पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा कराया गया। अब आज ही पीपल्स पार्टी की जानिब से इन जो मुलाजमीन रही पीटीवी की, उनके लिए तवज्जो दिलाओ नोटिस जारी किया गया। और आज ही के दिन सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये तमाशा कर रहे थे, रियासत के इदारे में खवातीन महफूज नहीं, सिंध असेंबली में खवातीन का एहतराम नहीं किया जा रहा, तो फिर उम्मीद कैसे रखें कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत आवाज़ उठाएगी। खवातीन क्या करें, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ उस्माल करीम साहिबा मौजूद हैं। आप जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है मुख्तलिफ इदारों में, इस हवाले से जो जियो में कमेटी बनाई गई, हेड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी हैं, उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहेंगी। उस्मा साहिबा ये बताइएगा, क्या ऐसे मजबूत कवानीन हैं कि शिकायत हो और कार्रवाई भी हो, ना कि खवातीन को आगे से कुछ और सुनना पड़ रहा हो, या मजीद सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है और उनको मजीद सख्त करने की ज़रूरत है? देखिए, कवानीन तो बिल्कुल मौजूद हैं और बहुत अच्छा कानून मौजूद है। इस कानून को कहा जाए तो प्रॉपर कानून है ये, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आकर कुछ मसाइल ज़रूर आ जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो एक आम सा आदमी जो कि शायद पावर में ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद उसके अपने पास इतनी अथॉरिटी हो कि उसके कॉन्टैक्ट्स हो, तो वो भी बचा के निकल जाता है और कानून का सहारा लेकर ही निकलता है। तो जो कवानीन के बीच में जो कहते हैं ना कि छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे खेल कर तो बहरहाल बचा जा सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस किस्म के वाकयात ऐसे लेवल पर हो रहे हैं जहां पर लोग इंसाफ के लिए देखते हैं। पार्लियामेंट एक इंतहाई मुकद्दस जगह तस्वुर की जाती है हर जमहूरी मुल्क में, और साथ साथ अगर आप देखें तो सिंध की जो है यहाँ पे ये वाक़या हुआ है और बहुत ही पर्सनलाइज कमेंट्स है शाज़ेब। अगर आप देखें तो ये कमेंट्स जो है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर सीएम साहब भी मौजूद थे, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो इन कमेंट्स पर हंस रहे थे और 1-2 बातें नहीं कही गई, 2-3 बातें ऐसी कही गई हैं जो कि काबिल एतराज़ है। एक तो रस्सी जल गई बल नहीं गए, इंतहाई सीरियस कॉमेंट है। फिर ये कहना कि आप चेंबर में आ जाएं, इमदाद साहब ने भी ये बात कही और तैमूर साहब ने भी बाद में पीछे से खड़े होकर ये बात कही कि आप आ जाएं, हम अच्छे से समझा देंगे। बहुत काबिल एतराज़ कमेंट्स हैं, इन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में जो एक चीज़ है वो ये है कि जो ओम्बुड्समैन के इदारे हैं, यानी कि जो मोहतसिब के इदारे हैं, वो सुमोटो नहीं ले सकते। तो यकीनी तौर से किसी ना किसी को कंप्लेन लेकर जानी होगी, लेकर जानी चाहिए और उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इस हवाले से ज़ाहिर कंप्लेन हो गई है, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। ज़्यादा अहम है ये देखना कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अहम खबर की। हुकूमत, वफाकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत रियासती इदारों को, इतलात और नशरियात के इदारों को मुतनाज़ बना रही है। इन इदारों से जो खबर आती है इसको हुकूमत की जानिब से जारी मुस्तनद इतला या खबर समझा जाता है। दीगर निजी खबर रसा इदारे, जरीदे, अखबार रसाइल और न्यूज़ चैनल्स इन रियासती इतलात और नशरियाती इदारों पर आने वाली खबरों को शाया करते हैं, नशर करते हैं। लेकिन हुकूमत इन इदारों, जिनमें रियासती न्यूज़ चैनल पीटीवी और रियासती खबर रसा एजेंसी एपीपी शामिल है, उसे अपने ज़ाती प्रोपेगेंडे का जरिया बनाकर मुतनाज़ बना रही है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान BBC उर्दू पर आने वाली खबर पर एपीपी की जवाबी खबर और इस जवाबी खबर पर BBC का जवाब है, जिसने रियासती न्यूज़ एजेंसी को मुतनाज़ कर दिया है। और बड़ा अफसोस का मकाम है कि नून लीग की हुकूमत इंफॉर्मेशन को भी बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रही है और रियासती इदारों को। 13 जनवरी को BBC उर्दू पर शाया होने वाली खबर लंदन में पार्क लेन के फ्लैट्स खरीदे और मुतालिक थी, जिसमें लिखा था कि पनामा लीक्स में सामने आने वाली 2 ऑफशोर कंपनियों निल्सन और नेस्कोल ने लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की फैमिली के जेर इस्तेमाल फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे थे और इसके बाद से अब तक उनकी मिल्कियत में कोई तब्दीली नहीं आई। 18 जनवरी को सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP ने एक खबर जारी की जिसकी सुर्खी थी
कि BBC investigating reporter for publishing misleading story on Park Lane flats। एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान की इस खबर में BBC उर्दू पर 13 जनवरी को छपने वाली खबर के हवाले से लिखा गया था कि BBC खबर देने वाले रिपोर्टर के खिलाफ अपने BBC का प्लेटफॉर्म गलत तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए इसके खिलाफ दफ्तरी तहकीकात कर रहा है। APP को BBC के मोतबर जराए ने तस्दीक की है कि रिपोर्टर अथर काज़मी ने गलत तौर पर BBC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, जिसने BBC को बहुत शर्मनाक सूरत हाल में डाल दिया है। रिपोर्टर ने ड्यूटी एडिटर को गुमराह किया। APP की 18 तारीख की खबर के जवाब में BBC उर्दू ने गुज़िश्ता रोज APP की खबर की तरदीद की, जिसकी सुर्खी थी कि पार्क लेन फ्लैट्स BBC अपनी खबर पर कायम है। BBC उर्दू के मुताबिक रिपोर्टर अथर काज़मी या पार्क लेन में वाक़े फ्लैट्स के बारे में शाया होने वाली खबर पर किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हो रही। इदारा मुतमईन है कि यह खबर दुरुस्त थी और गैर जानिबदारी समेत हमारे इदारती मयार पर पूरा उतरती है। BBC उर्दू की इस तरदीदी खबर ने न सिर्फ APP को मुतनाज़ बनाया बल्कि मुस्तकबिल के लिए इसकी साख को भी दाव पर लगा दिया है। क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी? पहले PTV का बुरा हाल है। APP जो एक ऐसा फोरम है जिस पर लोग भरोसा करके खबर छापते हैं कि मौक़िफ़ है तो हुकूमती मौक़िफ़ है, दुरुस्त होगा, या खबर है तो दुरुस्त होगी, और दूसरे अखबार और TV चैनल्स उठाते हैं। क्या नून लीग की हुकूमत उसे भी मुतनाज़ बनाएगी या कोई कार्रवाई करके दिखाएगी कि वो इसमें शामिल नहीं? आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह।